43 पेज नंबर 754 पेज नंबर 754 क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 754 क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा ये ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हमने दो अलग अलग क्लासों में पढ़ा है, तो इसको ना जरा रिवाइज कर लें कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, ताकि पेपर में अगर सवाल में आए तो उसको मिक्स ना करें। वैसे तो मिक्स करने का कोई चांस नहीं होगा, लेकिन ये दोनों बातें हमने न्यूमेरिकली कवर कर ली हुई हैं। आज थोड़ी सी इनको रिवाइज कराने लगा हूं ताकि एक सिटिंग में दोनों बातें आपको समझ आ जाएं। पेज है यार ये 754, ये इसी चला दो। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर प्रिपेयरिंग द डिस्क्लोजर रिलेटेड टू टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। चलें छोड़ें, इधर देखें, थोड़ी सी टेंशन चाहिए असल में दोनों सवालों में। बात 2-3 मिनट की है, टेंशन दे दें भाई 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 ना, ऐसा ना करना जी। प्रॉफिट कितना आया? 80 मिलियन। अदर इनकम में डिविडेंड कितना पड़ा है? यार ये ना डिविडेंड, यार 754 पेज है यार, बस कर दे यार। अच्छा तेरे लिए कह रहा हूँ, जल्दी कर, एसी का रिमोट भी निकाल के रख ले, वो खैर है। अदर इनकम इंक्लूड डिविडेंड ऑफ 16 मिलियन। इधर देखना, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। अदर इनकम में डिविडेंड कितना पड़ा हुआ है? 16 मिलियन। अब ना आपको डेफर्ड टैक्स के एतबार से सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ना रिसीवेबल नहीं है। हाँ, अदर इनकम इंक्लूड डिविडेंड ऑफ 16 मिलियन, ये रिसीवेबल नहीं है। आई में तो देखें इधर, ये अनअर्न नहीं है, बस अदर इनकम इंक्लूड डिविडेंड ऑफ 16 मिलियन। इसका मतलब है कि बस ये आया डिविडेंड इसी साल आ गया, आया भी इसी साल है, इनकम में भी, तो टी काउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ये एंट्री आपने लिखनी है, लिख लें, वो आपकी मर्जी है, लिखनी है लिख लें ये एंट्री, लेकिन देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर टी काउंट। टी काउंट बनाने की जरूरत नहीं है। रिसीवेबल है ना, टी काउंट ना बनाए। अनअर्न्ड है, बता रहे टैक्स वाले कौन सी काउंटिंग यूज कर रहे हैं, हम कौन सी नहीं, को नहीं 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 नहीं, ये याद रखिएगा, डिविडेंड इंटरेस्ट वगैरह इनके बारे में सवाल खामोश हो तो अजम्पशन नहीं लेनी, टैक्स वाले कौन सी काउंटिंग यूज कर रहे हैं। बस मेरा इस वक्त कुछ और सवाल चल रहा है। मैंने आपसे सादा सवाल पूछा है यार, रिसीवेबल का काउंट बनाऊं? यस और नो में जवाब दें। नो, क्योंकि रिसीवेबल नहीं है। अनअर्न्ड का अकाउंट बनाऊं? क्यों? अनअर्न्ड नहीं है। ना रिसीवेबल का अकाउंट बनाना, ना अनअर्न्ड का अकाउंट बनाना। तो मुझे मेरी बात है, ऐसा दुनिया में हो सकता है कि नवंबर में डिविडेंड अनाउंस हो और आपको दिसंबर में मिल जाए, उसी साल अनाउंस उसी साल मिल जाए? हो सकता है ऐसा? ऐसा तो ज्यादा कॉमन है कि कैश में ट्रांजेक्शन हो गई। क्लियर? अब मोहतरम अदर इंफॉर्मेशन में आए, डिविडेंड इनकम 12% है और रेट, और जनरल टैक्स रेट कितना है? अच्छा वैसे मैंने कमाई कितनी इनकम है किसी को पता है? 80 में 16 पे क्या रेट लगना है? अब आप जरा मुझे बता दें थोड़ी देर, ये सवाल अब याद आ रहा होगा आप लोगों को, 80 में से 16 क्यों माइनस करना जरूरी है? इस पे अलग रेट है। अगर 80 में से 16 माइनस ना किया तो क्या खतरा है? उस पे भी कितने परसेंट रेट लग जाएगा? 30%। कल से कोशिश करें टाइम पे आने की, ये कई दफा क्लास में मेन बात शुरू हो जाती है जी। 80 पे कितने परसेंट लगाना मकसूद है? 80 में से 16 पे कितना लगाना है? और 80 में से बकाया 16 पे वाले जो बचेगा 80 में से, उस पे कितना लगाना है? 30%। अब करंट टैक्स की वर्किंग ज़हन में लाएं, आप क्या करेंगे? 80 पकड़ेंगे, टी काउंट लाने की जरूरत नहीं है यार, कहां रिसीवेबल लिखा हुआ है, बस वैसे सोचे 80 पकड़ेंगे, 80 में से 16 निकाल दिया, 16 पे कितना लगा देंगे? करंट टैक्स में ही जाके, करंट टैक्स में जाके इसी साल हुकूमत को टैक्स दें, फारिग करें, बस कुछ नहीं लिखा हुआ टैक्स वालों ने टैक्स कब मांगने हैं? इसी साल मांगेंगे। ये नहीं लिखा हुआ मिलने पे मांगेंगे, मिलने का चक्कर ही कोई नहीं। ना लिखा हुआ रिसीवेबल, ना लिखा हुआ अनअर्न्ड, तो बना कितना? 16। ये कितना प्रॉफिट बना? 80 में से 16 माइनस करें, बकाया पे कितना लगा दें, और डिविडेंड पे इसी साल 16 लगा के 12% लगा के हुकूमत को टैक्स दें, बात खत्म करें। और ये मैं आपको बताता हूं ये कौन सा सवाल किया था हमने क्लास में। अच्छा अब करंट टैक्स में आए, देखो ना, देखो मैं क्या कर रहा हूं। करंट टैक्स में आए, 80 पकड़ा, 80 में से किसने माइनस किया? 64 पे कितने परसेंट लगाया? 30%। और 16 पे कितने परसेंट लगाया? 12%। करंट टैक्स की वर्किंग हो गई, खत्म। डेफर्ड टैक्स में कोई चक्कर ही नहीं। ये मेरा सीटीई आ गया 212120, ये मेरा सीटीई आ गया 21120। मैं सीटीई को नोट में लेके गया, हाँ सीटीई को नोट में लेके गया,
डेफर्ड टैक्स का डाटा सवाल में अवेलेबल नहीं है, यही मेरा टोटल आ गया। अल्लाह का शुक्र है मैंने प्रॉफिट पकड़े, थोड़ी सी हिम्मत करनी है, थोड़ी सी हिम्मत करनी है। मैंने प्रॉफिट पकड़े, प्रॉफिट पे रेट लगाया 30, तो क्या जवाब आ गया 24। ये 24,000 क्यों नहीं रिकंसाइल कर रहा? कैलकुलेटर पकड़ के रिकंसाइल करवाए। ये 24,000 क्यों नहीं रिकंसाइल कर रहा? ना कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, ना कोई परमानेंट डिफरेंस है, क्यों नहीं रिकंसाइल कर रहा? रेट का फर्क है। अच्छा मुझे बताएं, पूरे 80 पे हमने कितना लगा दिया रिकॉन्सिलिएशन में? पूरे 80 पे कितना लगा दिया? उस 80 सारे पे जब 30 लगा दिया तो 16 पे भी 30 लग गया। 16 पे लगना कितना था? 16 पे लगना कितना था? 12। कितना ज्यादा लगा दिया? कैलकुलेटर पकड़े, 16 पे 18% लगाएं, 2880। और करंट टैक्स की वर्किंग में से माइनस किया था 16,000 को, इसलिए 16,000 के टैक्स को भी रिकॉन्सिलिएशन मैच कर गई। छोटा सा सवाल था लेकिन एक बहुत अच्छी रिवीजन होगी और एक पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग क्यों नहीं खोलनी पड़ी ये आपने मुझे बताना है। अब अगर आप ज्यादा जिद में आ रहे हैं कि सर ये टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं, ओ भाई कैश आ गया, जैसे ही पैसे आए हैं हमने भी इनकम में डाल दिया है, टैक्स वाले भी कह रहे हैं इनकम में डालो, बात खत्म करो। तो ऐसी कोई जिक्र उसने सवाल में किया ही नहीं कि मैं बहस करूं कैश अकाउंटिंग या एक्रूवल अकाउंटिंग। क्लियर? इस जैसा सवाल मुझे दिखाएं, इस जैसा सवाल मुझे दिखाएं। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 740, क्वेश्चन नंबर 8। शायद मैंने क्वेश्चन 8 में, पेज नंबर कौन से? 740। शायद मैंने क्वेश्चन 8 में ये एंट्रीज इसीलिए लिख दी थी एक दिन, इसी वजह से लिख दी थी क्योंकि मुझे पता था क्वेश्चन 8 कराने तक मैंने आपको जानबूझ के एक्रूवल अकाउंटिंग और कैश अकाउंटिंग नहीं सिखाई हुई थी। क्वेश्चन 9 में भी एक्रूवल और कैश अकाउंटिंग की थोड़ी सी डिस्कशन हुई थी, वो जो क्वेश्चन 10 था ना मेन, उसमें जाके एक्रूवल और कैश अकाउंटिंग की डिस्कशन हुई थी। इसलिए यार अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए पेपर में जैसा क्वेश्चन 8 है, असल में ये आई कैप का क्वेश्चन नंबर 11 है ट्राइंगल वाला, उसको थोड़ा चेंज मैंने किया हुआ है। अच्छा, तो अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए पेपर में, अदर इनकम इंक्लूड इंटरेस्ट, अदर इनकम या अदर रिसीवेबल? अदर रिसीवेबल होता तो मेरी डिस्कशन डेफर्ड टैक्स की होनी थी। अदर इनकम इंक्लूड इंटरेस्ट, अदर इनकम इंक्लूड डिविडेंड। तो ये क्वेश्चन 8 कि ये एडजस्टमेंट हमने कहां जाके रिवाइज की है? अभी क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन 20 में। और क्वेश्चन 20 में भी लिख लें क्वेश्चन 8 का 4, क्रॉस रेफरेंस हो जाए क्वेश्चन 8 का 4। समझ आ गई बात? मैं क्यों नहीं डेफर्ड टैक्स के एतबार से चीजें सोची? क्योंकि अदर इनकम का लफ्ज लिखा हुआ है, अदर रिसीवेबल का, अदर इनकम का, तो रिसीवेबल के चक्कर में फिर जाने की जरूरत ही नहीं, सारा करंट टैक्स में फारिग करें। डेफर्ड टैक्स में रिसीवेबल वगैरह नहीं लेके जाने अब इसके। अच्छा यार मैं ये कह रहा हूं, वो रिलैक्स है, कोई मसला नहीं। मैं ये कह रहा हूं क्वेश्चन 20 के साथ लिख दें क्वेश्चन 8 का 4, और सिमिलरली क्वेश्चन 8 के 4 के साथ लिख दें क्वेश्चन 20। लगे हाथों क्वेश्चन 21 भी पढ़ लेते हैं, लगे हाथों क्वेश्चन 21 भी पढ़ लेते हैं, जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन 20 और 21 में क्या फर्क है। क्वेश्चन 21 किस पेज पे है? 765 55। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड, उससे अगला सवाल है। फॉर डिस्क्लोजर रिलेटेड फॉर द टैक्स ईयर 31 दिसंबर 2000, सॉरी फॉर द ईयर 31 दिसंबर 15, प्रॉफिट कितने हैं जी? 60 मिलियन। अदर इनकम इंक्लूड डिविडेंड रिसीवेबल। आप डेफर्ड टैक्स के एतबार से सोच रहे हैं, अब ये भी देखना पड़ेगा कैश अकाउंटिंग एक्रूवल है, अब ये भी देखना पड़ेगा। अब नीचे सॉल्यूशन की तरफ ना जाएं, बता दें ये क्या करूं, हाउ टू टैकल, और जल्दी बता दें हाउ टू टैकल। किसका टी अकाउंट बनाएं? अदर इनकम इंक्लूड, पिछले सवाल में अदर इनकम में डिविडेंड पड़ा हुआ था लेकिन वो रिसीवेबल नहीं था, इस सवाल में अदर इनकम में पड़ा हुआ है। यार सेल भी तो कैश सेल भी होती है, क्रेडिट सेल भी होती है, तो डिविडेंड इनकम रिसीव भी हो सकती है और रिसीवेबल भी हो सकती है। तो पिछले सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ था, रिसीव हो गई थी। इस सवाल में क्या लिखा हुआ है बाजे? तो पिछले सवाल में डेफर्ड टैक्स के एतबार से क्यों नहीं सोचा था हमने, रिसीवेबल नहीं था। इस सवाल में डेफर्ड टैक्स के एतबार से क्यों सोचें, रिसीवेबल है। अब डिविडेंड इनकम का अकाउंट खोलें, इधर नहीं, इधर आएगा ना क्लोजिंग रिसीवेबल बोले। अब सारा आपने किया हुआ, इंशाल्लाह चीजें आपको याद आनी शुरू हो जाएंगी। क्लोजिंग रिसीवेबल 12 आ गया। ओके नेक्स्ट,
रिसीवेबल अगले साल, तो इस साल कहां जाएगा? इनकम में। आप बता दें हम अकाउंटिंग वाले इस साल 60 में डाल चुके हैं 12, आते आते 60 तक आते आते 12 डाल चुके हैं। क्लियर? अनलकीली सबर वाला सिनेरियो है। टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग पसंद कर रहे हैं? कैश अकाउंटिंग। टैक्स वाले कौन सी अकाउंटिंग पसंद कर रहे हैं? कैश अकाउंटिंग। आप बताएं अभी तक जो डिस्कशन हुई है आपका लेवल थोड़ा सा यहां से यहां आता हुआ फील हुआ है आपको अभी आज वाली बात से? काजी यू मिस्ड, यू रियली मिस्ड। चलें हम अपना लेवल और जरा बहरहाल कोई से समझा दे बाद में। डिविडेंड इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस एट 30%। अगर 15 में मिल जाए, अगर 15 में मिल जाए तो 30% रेट लगेगा डिविडेंड पे। लेकिन अगर अगले साल मिले तो फिर इस पे रेट हुकूमत ने कितना कर दिया है? अब आप मुझे बता दें मैं किस रेट को उठाऊं, किसको गिराऊं? 30% को गिराऊं और 10% को उठाऊं, क्योंकि मेरा रिसीवेबल तो अगले साल रिसीव होने ना। ये तो बात मेरे ख्याल से ऑरेंज वाले सवाल में पास हुए क्वेश्चन 10 जो मैंने होमवर्क की डिस्कशन यूट्यूब पे अपलोड की थी और पोर्टल पे भी थी, उसमें भी हुई थी, और क्वेश्चन 9 में भी हुई थी जो मैंने रोज वाला क्लास, ये डिस्कशन दोनों में हुई हुई है। अच्छा जी, एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 35%। अब कुछ भी नहीं करना। अब आप मोहतरम थोड़ा सा मेरे साथ साथ चलना है और करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स की वर्किंग्स करवानी है, लेकिन अभी नीचे जाए बगैर जबानी पहले कर लेते हैं थोड़ा सा। बताएं जी करंट टैक्स की वर्किंग में क्या करते हैं? काजी आपने एक दफा पूछा था मेरे से कि रिसीट बेस में करंट टैक्स की वर्किंग का रट्टा मुझे समझ नहीं आया, तो रिसीट बेस पे करंट टैक्स की वर्किंग का रट्टा किसी को याद हो? इनकम्स और एक्सपेंसेस को उल्टा दो और पेमेंट्स और रिसीट को रिकॉर्ड कर दो। या अगर मैं इनकम के एतबार से बात करूं, इनकम को उल्टा दो और कैश को ऐड कर दो। इनकम कैश रिसीव्ड को ऐड कर दो। कैश तो है नहीं, सिर्फ इनकम उल्टानी है। कैश तो है नहीं, सिर्फ क्या उल्टानी है? इनकम उल्टानी है। चलें जी, करंट टैक्स की वर्किंग मेरे आ गई। प्रॉफिट कितना? 60 मिलियन था ना, मैंने 60,000 लिख लिया रुपीज इन 1000 में। क्लियर? और जिसने लॉजिक सोचनी है करंट टैक्स की वर्किंग में, प्रॉफिट कितने? 60,000। प्रॉफिट तक आते आते हमने इनकम में डाल लिया हुआ है। टैक्स वाले कहेंगे अगले साल मिलेगा तो डालना, तो इसलिए टैक्स वाले क्या करने को कहेंगे? माइनस बकाया 48 आ गया, 48 पे लगा दो माय डियर 35। करंट टैक्स में डिविडेंड के साथ छेड़ा छेड़ी ना करना, डिविडेंड पे डेफर करके टैक्स देना है, अगले साल टैक्स देना है। तो करंट टैक्स में पिछले सवाल में हमने छेड़ाछाड़ी की है डिविडेंड के साथ, इस सवाल में हमने छेड़ाछाड़ी नहीं की, क्योंकि रिसीवेबल ने रिसीव कब होने और इस पे टैक्स कब हमने देना है? अगले साल। इसलिए करंट टैक्स में क्यों नहीं निकाल रहा? करंट टैक्स में टैक्स पता है क्या निकालने का मकसद होता है? इसी साल हुकूमत को टैक्स दे दो। करंट टैक्स में टैक्स निकालने का मतलब ये होता है। करंट टैक्स में टैक्स निकालो या डेफर करके टैक्स निकालो? अब डेफर टैक्स में यार आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह डेफर टैक्स टेंशन प्रोग्राम नहीं है। डिविडेंड रिसीवेबल कैरिंग अमाउंट 12,000। टैक्स वालों की नजर में क्योंकि कैश अकाउंटिंग यूज हो रही है इसलिए टैक्स पे 0। टीटीडी आ गया, डीटीएल आ गया, डीटीएल इधर आ गया, ओपनिंग अवेलेबल नहीं था, ये जीटीई आ गया, और ये डिविडेंड इनकम का अकाउंट मैंने बनाया हुआ है, ये तो ऊपर बना हुआ है। अच्छा अब आप मुझे बता दें सीटी कितने? 16,800, डीटी 1200, 16,800 1200 टोटल। लेकिन 60,000 मेरा रिकॉन्सिलिएशन में जब आएगा, समझ आ रही है बातें? 60,000 जब रिकॉन्सिलिएशन में आएगा और मैं रेट लगाऊंगा तो फिर मेरा टैक्स रिकंसाइल। अब जब मेरा टैक्स रिकंसाइल नहीं कर रहा तो हजरात याद रखिएगा करंट टैक्स में डिफरेंट रेट लगा दो या डेफर्ड टैक्स में डिफरेंट रेट लगा दो, दोनों सूरतों में रिकंसिलिएशन मैच नहीं करती। पिछले सवाल में करंट टैक्स में डिफरेंट रेट लगा हुआ था, करंट टैक्स में जाके देखें एक इनकम पे 12% लगा हुआ था। पिछले सवाल में करंट टैक्स पे डिफरेंट रेट लगा हुआ था, इस सवाल में डेफर्ड टैक्स की वर्किंग 2 है ना, इधर डिफरेंट रेट लगा हुआ था। और ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना रिकॉन्सिलिएशन का, जो अब मैं बताने लगा हूं, ये पास पेपर के क्वेश्चन 10 में भी था, वो भी मैं रिवाइज कराना चाह रहा था असल में। तो चाहे करंट टैक्स में डिफरेंट रेट लगे चाहे डेफर्ड टैक्स में डिफरेंट रेट लगे, रिकॉन्सिलिएशन मैच नहीं करेगी। अब बता दें अगले साल इंशाल्लाह हमने डिविडेंड पे कितने % टैक्स देना है? 10%। अब थोड़ी सी अटेंशन से बताएं, मैंने सारी इनकम्स पे क्या रेट लगा दिया? डिविडेंड पे अगले साल देना कितने? 10। लेकिन इस साल की इनकम में तो डला हुआ है ना, डिविडेंड पे देना कितने अगले साल? और मैंने डिविडेंड पे भी साथ ही लगा दिया 10, क्योंकि 60 में तो सब कुछ पड़ा हुआ है ना,
60 में तो सब कुछ पड़ा हुआ है। तो 60 में अगर मैंने डिविडेंड पे भी लगा दिया 10%, सॉरी 35%, तो बताएं कितना ज्यादा लगा दिया, 25%। तो देखें अगर मैं डिविडेंड पे 25% लगाऊं तो मेरी रिकॉन्सिलेशन मैच कर जाएगी। अगला सवाल अपनी जगह कि इसको ऐड करना है या लेस करना है रिकॉन्सिलेशन में, उसका जवाब ये है कि जो करंट टैक्स की वर्किंग में सलूक किया है वही यहां आके आपने सलूक करना है। क्लियर? मैं इनको बहुत खूबसूरत सवाल कहता हूं। ये दोनों सवाल ये मैंने खुद बनाए हुए हैं, लेकिन पास पेपर में ना बच्चों को असल में मसला आता था। बच्चे कहते थे कभी डिविडेंड पे अलग रेट लगता है आप करंट टैक्स में ले जाते हैं, देखें देखें देखें, कभी डिविडेंड पे अलग रेट लगता है आप करंट टैक्स में ले जाते हैं, और कभी डिविडेंड पे अलग रेट लगता है तो आप डेफर्ड टैक्स में ले जाते हैं। तो डेफर्ड टैक्स में कब लेके जाना है ये जरा बता दें। जब रिसीवेबल हो, जब रिसीवेबल हो, और जब कोई चक्कर ही नहीं रिसीवेबल का तो फिर इसी साल हुकूमत को टैक्स दें, फारग करें, बस बात खत्म। आई होप ये दोनों बातें आपको पता थी, लेकिन आज जरा कंफर्म हो गई हैं। ठीक है जी। ओवर। FR1 की रिवीजन करनी है आज हमने। कैफ 5 तो नहीं रहा अब FR1, अब तो कैफ 1 हो गया है। अच्छा पेज 756 पे आ जाए जी मोहतरम। दोनों में डिफरेंस पे लगाया रिकॉन्सिलेशन में। आप पहला वाला सवाल पूछ रहे हो? हाँ जी, पहले वाले सवाल में सवाल पूछें जी। बिल्कुल। नो 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 नो, रिकॉन्सिलेशन का पैटर्न क्यों बदलने लगे हो? खुदा का खौफ करो। रिकॉन्सिलेशन का पैटर्न तो ये रहेगा। रिकॉन्सिलेशन कहां से स्टार्ट होती है? पीबीटी से। हाँ वर्किंग वन में बोलो, क्या 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 चाह रहे हो आप? नो 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 नो, करंट टैक्स की वर्किंग का पैटर्न भी ना बदलना यार, करंट टैक्स में ऐसे तो नहीं होता। नहीं बिल्कुल किसी सवाल में नहीं ऐसे करवाया। एक भाई की रिक्वेस्ट है क्वेश्चन 20 की करंट टैक्स की वर्किंग रिवाइज करा दें। वो देखें जी, इस साल कमाया कितना 80, उसमें डिविडेंड कितना 16, 80 माइनस 16 पे कितना लगाना है और 16 पे कितना लगाना है, तो ये कर दें 80 में से 16 माइनस करें, क्योंकि हमारी आदत है पीबीटी से हमेशा शुरू करते हैं हम सवाल, इस आदत को बदल नहीं सकते। पीबीटी से करंट टैक्स की वर्किंग शुरू करेंगे, इसमें से 16 माइनस कर दें, बाकी पे कितना लगा दें और इस पे 12%। तो 20 और 21 क्वेश्चन अपनी जगह, और हमारी तरफ से 20 और 21 क्वेश्चन के साथ आप जो मर्जी सलूक करें, बस 21वें सवाल में जो ये लफ्ज है ना, इसने सारी गेम डाली है, इसने 20 और 21 को अलग सवाल बना दिया। तो इंशाल्लाह डेफर्ड टैक्स में चीजें जाना पता है पेपर में कैसे चला करेगा, जब रिसीवेबल्स आया करेंगे या अनअर्न्ड आया करेंगे तो डेफर्ड टैक्स में चले जाएंगी चीजें, वरना करंट टैक्स में बार बार फारिग करनी। पेज 756। इससे पहले फाइनल अकाउंट थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा हमें। फाइनल अकाउंट इधर से ही कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम comprises of two things: sales less cost of sales, less admin selling expenses, profit before tax less current tax, deferred tax, profit after tax। इसके बाद एक और लाइन आती है, it is called as OCI, other comprehensive income, other comprehensive income। add other comprehensive income, OCI। इसमें अगर 1 की सिलेबस की बात करूं तो रिवैल्यूएशन आती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की, और अगर FR2 की बात करूं तो इसमें रिवैल्यूएशन आ जाती है इंटेंजिबल्स की। अभी तक कोई सवाल ऐसा नहीं किया, लेकिन बहरहाल रिवैल्यूएशन आ जाती है इंटेंजिबल्स की। इसमें रिवैल्यूएशन आ जाती है इन्वेस्टमेंट्स की, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। ये हमने अभी एक स्टैंडर्ड पढ़ना है IFRS 9। अगर प्लांट पड़ा महंगा हो जाए और उसे बेचे मत, तो जो उसका गेन होता है ना
उस गेन को अदर इनकम में नहीं डाल सकते। अगर प्लांट बिक जाए तो डिस्पोजल का टी अकाउंट बन के उस गेन को अदर इनकम में डालते हैं। लेकिन अगर प्लांट पड़ा हुआ है, बेचने की कोई नीयत नहीं, साल के एंड पे महंगा हो गया, तो फिर उसको डालते हैं यहां पे। तो ये रियलाइज्ड इनकम होती है प्लांट के बेचने पे, और ये अनरियलाइज्ड। इसी तरह इंटेंजिबल्स, आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ है और उसकी एक्टिव मार्केट है, क्योंकि इंटेंजिबल्स के लिए तो एक शर्त है ना, एक्टिव मार्केट होना जरूरी है। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ है और उसकी एक्टिव मार्केट है और आप उसको रिवैल्यू करते हैं, तो रिवैल्यू पड़ा महंगा हो गया तो गेन इधर जाएगा। लेकिन अगर आपने बेच के डिस्पोजल अकाउंट में डाल दिया उसे, तो फिर गेन इधर जाएगा। एंड सिमिलरली आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, अक्सर आपने सुना होगा लोगों ने स्टॉक्स में शेयर खरीदे होते हैं, तो आपने पीटीसीएल के शेयर खरीदे हुए थे, बड़े महंगे हो गए, तो बड़े महंगे हो गए तो गेन किस में जाएगा? ओसीआई में। लेकिन अगर आपने बेच ही दिए, बहरहाल इसकी तफसील IFRS 9 में, उसको छोड़ें, तो पड़ी प्रॉपर्टीज महंगी हो जाएं, पड़े इंटेंजिबल महंगे हो जाएं, या पड़े इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स महंगी हो जाएं, ये सारी के सारे गेन्स अदर इनकम में जाते हैं या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाते हैं। अच्छा जी, इस पोर्शन को क्या कहते हैं? P&L। और इस पोर्शन को क्या कहते हैं? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अच्छा, इन द एंड जो हमारा प्रॉफिट आता है, इस प्रॉफिट को डाल के और इन तीनों के प्रॉफिट्स को ऐड करके, इसको कहते हैं TCI, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो SOCI हैज टू पार्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड OCI, और इनके टोटल का नाम टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। नोट कर लें। कौन सा है पेज नंबर? नहीं सॉरी, मैं कुछ और देख रहा हूं। जल्दी नोट कर। हाँ यार, इधर ले आओ आप जी मोहतरम। हाँ कल तो इंशाल्लाह है ना क्लास। हम डिसाइड करेंगे, कल शायद शाम को भी क्लास में रख लूँ, और अगर आप ऑब्वियसली ना ले सके फिर अपलोड करनी पड़ेगी। अब संडे को तो क्लास नहीं हो सकती, वो तो आपको पता है। अच्छा, ये इधर लाओ कैमरा। अच्छा जी, ये देखें, पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर मैं खोलूँ तो देखें, आप चुप रहे ना, आप इधर देखें। पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर मैं खोलूँ तो ये क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इधर देखें, प्रॉफिट और, यार ये ना सेल से पैट तक होगी बस। अच्छा, अब ऑर्गेनाइजेशंस की ना इतनी ज्यादा OCIs आने लग गई हैं कि उन्होंने अगले सफे पे डालने लग गए हैं कि एक सफे पे काबू नहीं आता पूरा प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये मैं ऑर्गेनाइजेशन के आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाने लगा हूं, जिसमें पहले सफे पे आपको P&L नजर आएगा और अगले सफे पे OCI नजर आएगा। हालांकि हम पेपर में इतना एक पेज पे ही सब कुछ मैनेज कर लिया करेंगे, लेकिन उन्होंने 2 पेजेस पे मैनेज किया हुआ, इतनी ज्यादा इनकी OCIs है। तो देखें जी, P&L कहां से शुरू होता है? P&L, सेल, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ये तरतीब ना जरा याद करते हैं, फाइनल अकाउंट में हेल्प होगी। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन, सेलिंग, अदर एक्सपेंसेस, अदर इनकम, ये पॉजिटिव से होगी ना, अदर इनकम, इंटरेस्ट वगैरह लीज के ऊपर नॉर्मल, ये छोड़ें। ये क्या है? प्रॉफिट बिफोर। अच्छा, CTDT इन्होंने असल में नोट में शो किया होगा अलग अलग, इस वजह से इन्होंने यहाँ पे खाली टैक्स लिखा हुआ है। और प्रॉफिट फॉर द ईयर से मिला दे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये कोई रेशोज हैं, इनको छोड़ें, और नीचे जो लिखा हुआ है इसे भी छोड़ें। ये प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना आ गया? 278। ये सारी चीजें आपके अभी स्कोप में नहीं है। 278 को इन्होंने अगले सफे पे जाके डाला, क्योंकि ये वाला जो पैट है 278, ये टोटल का पार्ट भी तो बना है ना। तो 278 को इन्होंने अगले सफे पे जाके डाला, और अगले सफे पे डाल के 278 को इन्होंने OCIs ऐड करनी शुरू की। लेकिन OCI में भी लॉस आ सकता है किसी को, और OCI में देखें, चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ
इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने शायद फिक्स एसेट को रिवैल्यू ना किया हो, हमें तो FR1 में वही पता है, तो इन्वेस्टमेंट्स की फेयर वैल्यू में चेंज आ गई। और OCIs डालते डालते डालते, बहुत सारी OCIs आप पढ़ेंगे CA में, OCIs डालते डालते इन द एंड ये कहां पहुंचे, OCI का टोटल आ गया, ये उसे छोड़ें, इन द एंड टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इन द एंड टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो टोटल लॉस आ रहे हैं पैकेजेस को, हमें क्या 3.4 बिलियन होगा शायद, अच्छा 3.4 बिलियन का पैकेजेस को लॉस आ गया। तो डेट इज माई, आप क्या कह रहे हैं, बंद करो यार, यार मैं कोई अपना बिजनेस करके 5-10 रुपए प्रॉफिट कमा लूंगा, इनसे आगे निकल जाऊंगा इंशाल्लाह। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनको क्या आ गया जी, लॉस आ गया या प्रॉफिट आ गया, जो मर्जी। तो अब ये OCI का लेवल इतना बढ़ चुका हुआ है कि एक सफे पे P&Ls लोग शो करते हैं और अगले सफे पे OCI, लेकिन इन द एंड जो टोटल होता है उसका नाम क्या होता है। हाँ माशाल्लाह पिछले साल भी काफी लॉस आया था। चलें आ जाए वापस आ जाए जी, बिल्कुल साइन देख रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे होते हैं, हाथ दोगी यार। ओके वापस आ जाए जी जिथे। अच्छा यार वो वेबसाइट का पासवर्ड और यूजर नेम चेंज किया है मैंने, ऑनलाइन वालों के लिए ये नोट कर लें, ये नोट कर लें। ऑनलाइन वालों के लिए ये फायदे का कोई काम नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन वाले के पास पोर्टल की एक्सेस है, लेकिन अगर कभी पोर्टल ना चल रहा हो तो इस पर कोई सिक्योरिटी मेजर्स भी नहीं है वेबसाइट पे, तो यहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं। FAR-2 इधर लेक्चर नोट्स भी सारे अवेलेबल हैं, और नहीं लेक्चर नोट्स अवेलेबल हैं और सिर्फ टेस्ट अवेलेबल है, यानी PDFs अवेलेबल है। FAR-2 ये जरा देख लें, पासवर्ड समझ लें, F कैपिटल है, FAR-2 स्पेस नहीं है बीच में, और फिर F कैपिटल है, FAR-2। सारे 60 से लेके आज तक सारे नोट्स अवेलेबल हैं, और मेरी कोशिश होती है 10:40 तक आज के नोट्स भी अवेलेबल कर दिया करूं, सुबह 10:40 AM तक, ना हो तो फिर 4:30 PM तक हुआ करेंगे आज वाले। अच्छा जी अब आ जाएं वापस लेक्चर नोट्स। शेजार टेक्सटाइल लिमिटेड, मोहतरम इस रिवैल्यूएशन की वर्किंग जो इधर 90% बच्चे बैठे होंगे उन्होंने उसी पैटर्न पे की होगी जिस पैटर्न पे भी मैं कराने लगा हूँ, लेकिन 10% बच्चे जिन्होंने इधर उधर से पढ़ा हुआ है उन्होंने शायद डिफरेंट पैटर्न पे की हो, तो उन बच्चों ने जरा अटेंटिव रहना है। और दूसरी बात, इस सवाल को भी तसल्ली से समझना है, FR1 वाले, इसके फौरन बाद हम फॉरेन करेंसी में वापस चले जाएंगे 15 मिनट के लिए, और फॉरेन करेंसी में जाके भी रिवैल्यूएशन करके आएंगे। तो अभी आप लोकल करेंसी में रिवैल्यूएशन कर लें, फिर IAS 21 में भी फौरन एक सवाल करना है आज। शेजाज टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड परचेज अ प्लांट फॉर ₹500 million on July 10. The plant has a life of 10 years and no residual value. STML uses revaluation model for बाद में जब मैयर करना हो PPE को, इनिशियली मैयर कॉस्ट पे कर रहे हैं, लेकिन फिर ईयर एंड के ऊपर सब्सिक्वेंटली मैयर कर रहे हैं रिवैल्यूएशन मॉडल पे। एंड अकाउंट्स फॉर रिवैल्यूएशन ऑन नेट रिप्लेसमेंट मेथड, ये मेथड क्या है, ये जनरल एंट्री जब मैं खोलूंगा तो मुझे याद कराइएगा, मैं आपको बता दूंगा। एक और मेथड है ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड, वो भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। द डिटेल्स ऑफ रिवैल्यूएशन परफॉर्म्ड बाय एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर आर एज फॉलोज। पहले साल के आखिरी दिन एसेट रीवैल्यू हो रहा है या दूसरे साल के पहले दिन? दूसरे साल के पहले दिन, फिर उसके बाद अगले साल के पहले दिन, फिर उसके बाद उससे अगले साल के पहले दिन। 30 जून 11 पहला साल बनेगा, 30 जून 11 पहला साल बनेगा, 30 जून 12, 30 जून 13 और 30 जून 14। यकम जुलाई 13 के बाद जो साल एंड होगा 30 जून 14। जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ वो तो काफी फेमिलियर है कि 30 जून 14 अब हमारा आखिरी साल होगा, तो 4 साल की जनरल एंट्रीज करनी है। चलें जी स्टार्ट करें। चलें जी वर्किंग्स। ओके, डेट ऑफ परचेज बताएं। यकम जुलाई 2010। कॉस्ट बताएं 500। और लाइफ बताएं कितने साल है? 10 साल। पहली क्लास से बेस बनने लगी, आगे 2-3 दिन रिवैल्यूएशन ही चलनी है अलॉन्ग विद डिस्पोजल्स और डेफर्ड टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस, तो इसलिए पहली क्लास को ही टेंटिव ले लें ताकि अगली क्लास में मसला ना आए।
30 जून 2011 डिप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया जी? 450। 30 जून 2011 ये होगी जी WD 450। चलें जी, पहले साल की, उधर ही रखो कैमरा, पहले साल की जर्नल एंट्रीज। ले आओ कैमरा इधर जी भाई। यकम जुलाई 10 को क्या एंट्री होगी? प्लांट, ठीक है, प्लांट है। प्लांट डेबिट कितने से? 500। 30 जून 11 डेप्रिसिएशन डेबिट, कम्युलेटेड सिन क्रेडिट कितना? 50। नोट करें। यार इधर ही ले आओ, किसी वजह से इधर नोट कर रहा हूं दोबारा। ये रेंट कौन सा जी? 30 जून 2000 सुपर यार, नाइफ तले साहब। यकम जुलाई 10 प्लान डेबिट उसामा, जब आप नहीं आए थे तो हमने क्वेश्चन नंबर 20 और 21 किया। आपके आने पे तो आप 22 कर रहे हैं, और 20 और 21 में इनका लेवल जो है बच्चों का वहां पे पहुंच गया जहां इनको पता भी नहीं था। कि इनको पता था ये चीज इनको पता है, लेकिन आज पता चल गया कि वो चीज इनको पता थी। ओके, क्या वजह क्या बनी? जरा खड़े हो जो, मुस्कुरा रहे हो, खड़े हो जो, लेट क्यों हो गए? क्या खड़े हो जाना यार। क्या उठा लेट था तो फिर नाश्ता सेक्रीफाइस किया नाश्ता सेक्रीफाइस, नहाना धोना सेक्रीफाइस किया तो अच्छा। किस टाइम उठे थे? 8:40 पे। और क्लास किस टाइम? कहाँ घर है? फिरोजपुर रोड। तो फिरोजपुर रोड से यहाँ, एक्सेलेंट, बैठ जाओ। एक्सेलेंट यार, लेवल है। ओके जी, ये कौन सा साल हो गया जी हमारा? पहला साल मुकम्मल हो गया। जबरदस्त है यार। आप बता दें, हमने हमारे साल के आखिरी दिन एसेट को रिवैल्यू किया या अगले साल के पहले दिन? अगले साल के पहले दिन। कितने पे? 630 मिलियन पे। ओके, क्या जवाब आया? 630। आपको फीलिंग आ रही है बीवी आसमानों पे पहुंच गई है? ओ यार, हद होगी, तो तेरा दिन उधर ही रहता है। आपको फील हो रहा है बीवी आसमानों पे पहुंच गई है? 450 से 630 पे पहुंच गई। लेवल चेक करें आप। यकम जुलाई 11, ये ना ब्लू मार्कर है, अगला साल शुरू हो गया हुआ है। अब बता दें 450 वाली चीज बढ़ के किस पे चली गई? 630 पे। इसका नाम क्या रखें? रिवैल्यूएशन सरप्लस। बैलेंसिंग कितना जी? 180। 30 जून 11 और यकम जुलाई 11 में एक दिन का फर्क है, या फिर मैं कह सकता हूं कोई भी फर्क नहीं है तो भी खैर है। 30 जून 11 की रात हमारे एसेट की WDV थी 450। यकम जुलाई 11 की सुबह 9 बजे प्रॉपर्टी डीलर का दफ्तर खुला तो हमने उसे कहा कि इसकी कीमत लगवा दो। उसने कीमत लगवा दी 630। तो 450 और 630 का डिफरेंस खुशी आनी चाहिए। कितना? 180। इस खुशी को P&L में इसलिए नहीं डाल सकते कि ये अनरियलाइज्ड खुशी है, अभी बेचा नहीं, पड़ा पड़ा महंगा हो गया, इसलिए इस खुशी को सरप्लस अकाउंट में डालेंगे। तो पैटर्न समझें जिनके लिए ये नया पैटर्न है। इस खुशी को सरप्लस अकाउंट में डालेंगे। कितने लोगों के लिए नया पैटर्न है? ठीक है, ये जरा अटेंटिव रहें आप। तो बुक वैल्यू कितनी है जी? 450। और इसी पैटर्न पे आने, वरना आगे 3-4 टॉपिक्स में हमने इसी पैटर्न को बेस बनाना है, वरना मसला होगा। जिस टीचर से जैसे पहले आपने पढ़ा वैसे जहन से निकालना पड़ेगा। बुक वैल्यू को किस पे ले गए? मार्केट वैल्यू पे। इसको कहते हैं मार्केट वैल्यू या रीवैल्यूड अमाउंट। और ये क्या आ गया? सरप्लस। तो 450 को 630 पे लेके जाना है तो कितनी खुशी आ रही है?
इस खुशी को P&L में इसलिए नहीं डाल सकते कि एसेट बिका नहीं, बिक जाएगा कभी, फिलहाल बिका नहीं, तो इस खुशी को सरप्लस अकाउंट में डाल दें। इस एंट्री के करने के बाद, यही 180 मैंने इधर लिख दिया, इस एंट्री के करने के बाद सरप्लस का बैलेंस भी कितना है, क्योंकि इससे पहले कभी सरप्लस नहीं आया था। चलें यहां तक नोट कर दें। अच्छा भाई, अभी आप बता दें हम खड़े कहां हैं, दूसरे साल के पहले दिन, और एक एंट्री जो रीवैल्यूएशन की बन रही है वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। लेकिन मोहतरम एक बात याद रखिएगा, रीवैल्यूएशन की एंट्री जो है वो एसेट को वार्म अप करके करनी है, यानी एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करना होता है ना, तो रीवैल्यूएशन की एंट्री से पहले वार्म अप होना है, तैयार होना है। इसका मतलब है रीवैल्यूएशन की एंट्री से पहले एक एंट्री हुआ करेगी जो रीवैल्यूएशन की एंट्री का इंटेग्रल पार्ट हुआ करेगी। जिससे कैलकुलेटर आपके बैक इंटेग्रल पार्ट है, वो रीवैल्यूएशन की एंट्री का इंटेग्रल पार्ट हुआ करेगी। वो एंट्री किए बगैर आपने रीवैल्यूएशन की एंट्री नहीं करनी। ईयर एंड 30/12, जिन्होंने टैक्स पढ़ा हुआ है उनको तो वाज़ेह पता है 30/12 के साल की पहली तारीख यकम जुलाई 11 होती है। जिन्होंने नहीं भी पढ़ा हुआ सादा सी बात है, 30/12 के साल की पहली तारीख होती है यकम जुलाई 11। अच्छा मोहतरम, वार्म अप की एंट्री मैं नहीं कर रहा, वो मैं आपके सामने बाद में करता हूं। पहले मैं रीवैल्यूएशन की एंट्री जो आपको इस वक्त आई हुई है ना वो कर रहा हूं। वो आई हुई है, वो है एसेट प्लस हो रहा है, मींस डेबिट, सरप्लस भी बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है, तो एंट्री इस 180 की होगी। ये तो कैरेट डाउन टाइप चीज है, तो ये तो इतने से वैल्यू बढ़ के इतने पे चली गई, कितने से बड़ी उसकी एंट्री होनी है। तो एसेट डेबिट, अदर इनकम क्रेडिट नहीं करनी। अगर अदर इनकम क्रेडिट कर दी तो वो यहां पे नजर आएगी, वो सही नहीं है, हमने OCI में शो करनी है। तो एसेट डेबिट, खुशी क्रेडिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस। इस सरप्लस को पार कहां करना है ये भी पेपर में साथ साथ लिखते जाइएगा। इस सरप्लस को पार कहां करना है, OCI बोला करें, बड़े हो गए हैं आए। अब आपके जो छोटे वाले बच्चे हैं वो आपके नहीं, सॉरी, ये छोटे वाले बच्चे आजकल आए पढ़े हैं, आप अगर आई पढ़ेंगे तो मसला होगा, फिर वो जनरेशन गैप। जी 180। लेकिन इससे पहले एक एंट्री करनी थी, वो थी वार्म अप करने वाली। वार्म अप करने वाली एंट्री का मकसद क्या होता है कि एसेट आपका जो है वो ये ना टी काउंट से ज्यादा बेहतर समझ आता है, अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एसेट किसने खरीदा था, यकम जुलाई 2010 को, मैं भी पहला साल कर रहा हूं, कितने का खरीदा था, 500 का। इस जनरल एंट्री को टी काउंट में टीचर पोस्ट करते थे, इंट्रो वाले इस जनरल एंट्री को टी काउंट में पोस्ट करते थे। और ये जनरल एंट्री बाहर के मुल्कों में मैट्रिक में सिखा दी जाती है, हमारे लेवल का मैट्रिक में वहां वहीं से काउंटिंग पढ़ाते हैं। तो प्लान डेबिट, कैश क्रेडिट, इस पहली जनरल एंट्री को पहले साल वाली टी काउंट में पोस्ट करें 30 जून 2011। डेप्रिसिएशन, आपको सारी बातें याद होंगी लेकिन कुछ नई नई बातें आपको बीच में पता चलती रहेंगी, इसलिए इंटरेस्ट लूज नहीं करना। ये सारी बात जब मुकम्मल हो गई तो इस वक्त कैरी डाउन निकालने का टाइम है। तो पहले साल के एंड पे खड़े होके अगर मैं कैरी डाउन निकालूं तो वो आ गया, इसे तो ना ली, वो आ गया जी 50। पहले साल के कैरी डाउन को अगले साल का ब्रॉड डाउन अगर हम बनाएं, ओए नीचे उतर जी, मैं आ रहा हूं, तू भी थले आ, ये काम जलाए कह रहा, मैं नहीं आना, चल लुट में चाहिए। अच्छा जी, आप मोहतरम एक एंट्री करनी है एसेट को रीवैल्यू करने से पहले। वो एंट्री क्या करनी है वो देख लें। असल में एसेट अकाउंट WDV पे नहीं बन रहा, लेकिन कंपेयर हम WDV को मार्केट वैल्यू से कर रहे हैं, तो बेहतर है कि एसेट के टी काउंट को WDV पे ले आए। जब एसेट के टी काउंट को WDV पे ले आएंगे तो फिलहाल मेरा एसेट अकाउंट 500 शो कर रहा है, जादू देखिएगा थोड़ी देर में मेरा एसेट अकाउंट भी 450 शो करने लग जाएगा थोड़ी देर में। तो जैसे पैसे कैश से बैंक में ट्रांसफर करते थे या बैंक से कैश में, इसी तरह डेप्रिसिएशन आर्जी तौर पे यहां से इधर भेज दें। तो डेप्रिसिएशन को इधर अगर भेज दें तो ये अकाउंट खत्म हो जाएगा, टोटली खत्म हो जाएगा, खाली हो जाएगा ये अकाउंट। ये अकाउंट खाली कर दें
और इस अकाउंट को खाली करके ये फिगर यहां ले जाएं। अब अगर आप फील करें तो एसेट 450 पे आ गया है। इस तरह पेपर में देखना तो नहीं होता, लेकिन करने की इजाजत है समझाने के लिए। तो एसेट किस पे आ गया? 450 पे। इसको कहते हैं एसेट वार्म अप हो गया है, अब जॉगिंग के लिए तैयार है। अब आप इसे भगाओ, आप इसे 100 किलो वजन उठवाओ, कोई मसला नहीं। अब ये रीवैल्यूएशन के लिए तैयार हो गया। अब ये एंट्री करनी है आपने जाके, एसेट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। बहरहाल इन एंट्रीज के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी लिखनी जरूरी है। 1 जुलाई 11 को 50 रुपए प्लांट में ले जाओ, इसे कहते हैं नेट रिप्लेसमेंट मेथड। नेट क्या मतलब? एसेट को नेट पे ले आओ, हालांकि वो 500 ग्रॉस पे था, उसे उठा के नेट पे ले आओ। तो एसेट को नेट बुक वैल्यू पे लाना चाह रहे हैं हम। ये अकाउंट फिर किताबों से फारग हो जाएगा, इस अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा 0। और ये फिगर आई है अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से, किस तारीख को? साल के पहले दिन जिस दिन रिवैल्यूएशन हुई है। अब ये जो जर्नल एंट्री है, इस जर्नल एंट्री को इस तरह समझ नहीं आती, ये अगर मिटा देना तो फिर ज्यादा अच्छी समझ आती है। क्योंकि बचपन में टीचर्स भी बच्चों को कहते थे कि इस तरह आपको ज्यादा अच्छा समझ आ रहा है, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। और जब ये लिख देते थे ना तो इंट्रो वाले बच्चों को थोड़ी थोड़ी तुखनी होने लग जाती थी, डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है। लेकिन जब इस तरह लिखते थे ना, बड़े मजे से आप कहते थे डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। तो अंग्रेजी हटा के पढ़े तो ज्यादा अच्छी एंट्री समझ आ रही है। अकमुलेशन को कम कर दो और एसेट को भी कम कर दो, ये नहीं बढ़ा देना, एसेट को भी कम कर दो। इस तरह क्या होगा? अकमुलेशन अपनी एग्जिस्टेंस लूज कर जाएगा और एसेट नेट बुक वैल्यू पे आ जाएगा। नेट रिप्लेसमेंट मेथड नाम है इसका, एसेट नेट बुक वैल्यू पे आ जाएगा जी। एंट्री क्या बनी? ये वाला अकाउंट डेबिट 50 से, खुदा के लिए वो आपके ऊपर जो करंट टैक्स की वर्किंग चढ़ी हुई है ना, ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन नहीं है, ये अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और प्लांट क्रेडिट। ये पेपर में लफ्ज नहीं लिखना, लेकिन आपके समझने के लिए मैं लिख रहा हूं। वार्म अप किए बगैर आपने एसेट को रिवैल्यू नहीं करना। अब है एसेट को रिवैल्यू करना। एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, बूथा ऊपर रखिएगा। एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट यानी क्या? एसेट डेबिट और सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, ये है डबल एंट्री। एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट, ये फॉर द ईयर है, ये फॉर द ईयर है, इसलिए ये एसओसीआई में जाएगा फॉर द ईयर जो है। पी&एल से नीचे ओसीआई, तो ये इसकी एंट्री बन जाएगी एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। और यहां पे लफ्ज आ जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन द डेट ऑफ 1 जुलाई 11। तो मोहतरम ये 2 एंट्रीज हैं जो हम रिवैल्यूएशन के वक्त किया करेंगे। पहले एसेट को वार्म अप किया करेंगे ताकि वो नेट बुक वैल्यू पे आ जाए, और फिर उसके बाद एसेट को रिवैल्यू किया करेंगे। ये कोई रफ वर्किंग में किताब पे ना, किताब पे काफी जगह खाली है, सवाल में खाली जगह किताब में देखें, किताब पे पूरा सफा खाली है सवाल के नीचे। तो किताब में कहीं टी काउंट बना लें, वैसे टी काउंट बनाने की जरूरत नहीं है फिलहाल, ताकि ये 2 एंट्री समझ आ जाए। किताब का मतलब होता है बुक। ओके, टेस्ट में नंबर कम क्यों ऐसे? हाँ, मुझे तो अभी 1-2 दिन पहले बंटा गया। 13 नंबर थे ना, पता नहीं। हाँ, क्यों? देखना पड़ेगा, क्लास के बाद देख के जो है बताना। ओके, अब कह रहे हो किसी दिन मेरे से भी पूछ लें, इस तरह दिया ही नहीं। अच्छा दिया था, वेल डन। कितने नंबर आए थे? 13, 14, 15, 16, 15.5 उन लेवल है यार। कितने में से? 28 में से। हाँ, पास है बच्चा। अच्छा जी, आप बता दें जी, साल के एंड पे एसेट घिस जाएगा साल के एंड पे एसेट। तो अब हमने एसेट को साल के एंड पे क्या कराना है? डेप्रिशिएट कराना है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब भी एसेट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना, तो चार्ज करेंगे आप रिमेनिंग लाइफ पे। डेप्रिसिएशन चार्ज किस पे करेंगे? रिमेनिंग लाइफ पे। इसकी लॉजिक सुन लें, जब भी रिवैल्यू हो जाएगा ना, एसेट को आप रिमेनिंग लाइफ पे डेप्रिशिएट करेंगे। इसकी लॉजिक,
एक डेटा फर्जी सा एज्यूम करते हैं, फर्जी सा। 100 रुपए का एसेट खरीदा, 20 रुपए डेप्रिशिएट हुआ, 80 इसकी WDV है। आपने सोचा कि WDV पे छोड़ो, मार्केट वैल्यू पे ले जाएं। आपने पहले साल के आखिरी दिन, फर्जी डेटा, आप पहले साल के आखिरी दिन नहीं, दूसरे साल के पहले दिन आप जब मार्केट में लेके गए तो ये 80 वाला एसेट 10 रुपए से बढ़ के 90 पे हो चुका था। अब मोहतरम, ये मैंने 100 में से -20 क्यों किया है? इसकी लाइफ 3 साल है ना, 1 2 3 साल। तो डेटा कुछ इस तरह का करते हैं। एसेट कितने का खरीदा? लाइफ कितनी है? 3 साल। तो 90 डिवाइड बाई 3 30। अब जरा बात सही है। तो 90 डिवाइडेड बाई 3 30। व्हाट इज WDV? 60। इस 60 के एसेट को जब आपने रीवैल्यू किया तो ये हो गया 64 का। कितने का हो गया? अब मोहतरम, आप 64 को पकड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो फुली डेप्रिशिएट होगा, वरना नहीं होगा। अगर आप 64 को पकड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे ना दोबारा, तो याद रखिएगा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि टोटल लाइफ तो 3 है। अक्सर सवालों में लिखा होता था रिमेनिंग लाइफ रिमेन्स द सेम। शायद कभी FR1 में आपने पढ़ा हो, लेकिन FR2 में काफी पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। रिमेनिंग लाइफ रिमेन्स द सेम, यानी रिमेनिंग लाइफ 2 ही है, कोई बड़ी नहीं लाइफ इस वजह से, मार्केट में महंगा होने की वजह से। अब बता दें 64 डिवाइडेड बाई 2 32। इस साल मैंने रीवैल्यू नहीं कराया। 32 ये कॉस्ट 500 जैसी, ये डेप्रिसिएशन 30 जैसी, ये 60 WDV। 60 वाली चीज किस पे चली गई? 64 पे। अब मैंने 64 को कितने सालों में डेप्रिशिएट करना है? 2 सालों में। इसलिए जब भी रिवैल्यू होगा एसेट, मजबूरन ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड नहीं करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करेंगे। अच्छा, अब मैंने क्या चार्ज करनी है? डेप्रिसिएशन। अच्छा, मैं आज एक बात करने लगा हूं जो आने वाले ना 2-3 टॉपिक्स के अंदर आपको हेल्प आउट करेगी। वो बात आप गौर से सुन लें। डेप्रिसिएशन के सामने ना डेट नहीं लिखनी, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है। फिलहाल डेप्रिसिएशन के सामने डेट नहीं लिखनी। मुझे बताएं किस प्राइस को मैं खत्म करना चाह रहा हूं। पहले तो मैं 500 की प्राइस को खत्म करना चाहता था, अब मैं किस प्राइस को खत्म करना चाह रहा हूं? 630 को। 630 के ये फ्यूचर टॉपिक्स की तैयारी करा रहा हूं। मैं किस प्राइस को खत्म करना चाह रहा हूं? 630 की प्राइस को मैं खत्म करना चाह रहा हूं। मुझे बता दें एसेट खरीदे हुए मुझे कितने साल हो गए, और किसी डेट पे नजर ना हो, सिर्फ बता दें एसेट खरीदे हुए कितने साल हो गए? 1 साल हो गया। तो अगर टोटल 10 है तो बकाया 9। तो 9 इयर्स के ऊपर मैं इस प्राइस को खत्म करना चाहता हूं। 9 इयर्स पे प्राइस को खत्म करना चाहता हूं जी। डेट लिखे बगैर ये सोचने 630 किस प्राइस को खत्म करना चाहता हूं? 1 जुलाई 11 वाली डेट की प्राइस को खत्म करना चाहता हूं। इस प्राइस तक पहुंचते हुए कितने साल गुजर चुके हैं? 1 साल। बकाया कितने रह गए? 9 साल। 630 डिवाइडेड बाय 9 70। अच्छा, ये आम हालात में कितनी डेप्रिसिएशन आ रही थी? आम हालात में कितनी डेप्रिसिएशन आ रही थी? 50 आ रही थी। अब कितनी आने लग गई है? 70। जैसे आपने थोड़ी देर पहले देखा था, इधर 30 आ रही थी, इधर 32, इधर 32। ये जो FR1 में एक लफ्ज बोला जाता था ना, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, वो ये 2 रुपए होती है। व्हाट इज इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन? आम हालात वाली डेप्रिसिएशन 30 है, खास हालात वाली डेप्रिसिएशन 32 है। 32 में आपको पता है 2 ज्यादा है। तो इसी तरह आम हालात वाली डेप्रिसिएशन कितनी है? 50। खास हालात वाली 70। इसमें कितनी ज्यादा पड़ी है? जबानी सोच लिया। इसमें कितनी ज्यादा पड़ी है? चेक करते हैं, शायद ये सरप्लस की वजह से पड़ी हो, शायद ये यकीनन बल्कि सरप्लस की वजह से पड़ी होगी। तो आपने पकड़ने पेपर में सरप्लस को 630 को पकड़ लिया ना, 180 को पकड़े, 180 को भी 9 से डिवाइड करना है। तो आप बताएं 180 को अगर 9 से डिवाइड करें, 630 को भी और 180 को भी 9 से डिवाइड किया, क्या जवाब आ गया? 20। तो ये वही 20 है जो हमने ज़बानी सोच के रखा हुआ था। 70 में 20 की डेप्रिसिएशन ज्यादा पड़ी है, जो किसकी वजह से आई? सरप्लस की वजह से आई। अगर ये सरप्लस ना होता तो इधर 50 होता, सॉरी, तो इधर 50 ही होता और इधर भी 0 आता। ओके, डेप्रिसिएशन वगैरह को क्या करते हैं? माइनस या प्लस? माइनस। और डेप्रिसिएशन किस दिन खड़े होकर निकालते हैं? साल के एंड पे खड़े होकर निकालते हैं।
ये कम जुलाई 11 है ना, ये कम जुलाई 11 है, तो साल का एंड 30/12। तो वैसे भी यार 30/13 पे अगर डेफिशिएंट निकालोगे, 30/13 पे डेफिशिएंट निकालोगे और 30/11 पे निकालोगे तो 12 की चाचू निकालेंगे, चाचू तो साथ नहीं जाते पेपर में। तो 30/11 पे डेफिशिएंट निकल चुकी, अब किस में निकालनी है? 30/12 पे। यार बातें सुना करो, कोई दफा लगता है फिगर पकड़ के बैठे होते हैं, मेरी बात ही सुन रहे। 160 30/2000 रीवैल्यूड अमाउंट लिखूं या WDV लिखूं? नहीं, रीवैल्यूड अमाउंट तो फिर सवाल में अलग से दी होगी, तो ये फिलहाल WDV है। मैं ये 2 एंट्रीज अभी रहती हैं वो मैं लिखता हूँ, यहाँ तक नोट कर लें। मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरा साल तो मैं ब्लू मार्कर से बना रहा था। तो बताएं जी 30/2012 पे डेप्रिसिएशन 630 डिवाइडेड बाय 9 WDV कितनी? 560 160। ओके, अब जी ब्रो वो आपको बुला रहे, कह रहे AC बंद कर दो। नाम क्या है? अच्छा चलता रहे। अच्छा क्या? नहीं, मैंने तो देखा था इशारा करते हुए। अच्छा अब आ जाए जी 30 जून 2012। 30 जून 2012 बोलें जी। अजीब बात कर दी थी ना उसने कि मैं डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। यार ये मेंटल क्यों हो गई है? इंक्रीमेंटल मेंटल क्यों हो गई है? आम हालात में कितनी थी, मेंटल हो गए कितनी है? मेंटल पन कितना है? 20 प्लस मेंटल पन को कहते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। मेंटल हो तो बंदा जरा ओके। अच्छा जी, अब ये जो एंट्री है ना अगली, इस एंट्री को जरा आपने गौर से समझना है। पूरा हेलमेट ही देने लगा तो मुझे उधर कैप ढूंढ रहा था, तो चल छोड़ परे। अच्छा, अब मोहतरम जो अगली एंट्री आ रही है ना, वो इस 180 की तो हो गई थी एंट्री, लेकिन ना लाइन के नीचे वाली फिगर्स की एंट्री नहीं होती क्योंकि ये कैरी डाउन टाइप चीजें हैं। 70 की एंट्री कर दी, अब किसकी एंट्री करनी है? 20 की। अब ये जो 20 की एक एंट्री टीचर करवाते होते थे, तो वो मेरे ख्याल से 90% बच्चे तो अभी इधर बता देंगे बैठे बैठे। क्या एंट्री है 20 की? रिवैल्यूएशन, रट्टा तो लगा हुआ है लेकिन वैसे समझ भी होगी। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। इस एंट्री की थोड़ी सी जरा वजह ये तो समझ लें अब क्योंकि बड़े होते जा रहे हैं और आप लोगों में बड़े होने के असरात भी नजर आ रहे हैं माशाल्लाह, टेस्ट भी अच्छे तरीके से दे रहे हैं। तो अब असल में ना ये जो पैट है, पैट ये पार्क होता है रिटेन्ड अर्निंग में। पैट कहाँ पार्क होता है? रिटेन्ड अर्निंग में। फर्ज करें प्रॉफिट है 1000, प्रॉफिट क्या है और रिवैल्यूएशन गेन अभी कितना आया था? 180। ये मैंने फर्ज किया है, ये मैंने फर्ज किया है, एज्यूम किया। प्रॉफिट है 1000 और रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने? 180। अब अगर मैं बनाऊंगा ना बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के अंदर जो है ना क्या होगा? बैलेंस शीट के अंदर आएगी इक्विटी। इक्विटी के अंदर जो है ना, चेहरा थोड़ा सा पकड़ के ना ऐसे कर दो, आप किधर जा रहे हैं बार बार। अच्छा, शेयर कैपिटल तो वो पैसा होगा जो कौन घर से लाया है? ओनर घर से लाए हैं इक्विटी में। इसके अलावा होगा रियलाइज्ड प्रॉफिट। इसके अलावा क्या होगा? रियलाइज्ड प्रॉफिट। इसके बाद क्या होगा? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस शीट। ये कहते हैं बैलेंस शीट। तो शेयर होल्डर इक्विटी कंप्राइजेज ऑफ नॉर्मली 3 थिंग्स। जितना पैसा वो घर से लाए, चेहरे ऊपर, जितना पैसा वो घर से लाए, जितना बिजनेस ने सारे सालों में कमा के दिया, और जितना अनरियलाइज्ड रिकॉर्ड कर लिया है, कभी ना कभी शायद रिकॉर्ड किया हुआ मिल भी जाए अगर एसेट आज ही बेच दें। तो रियलाइज्ड अर्निंग्स, अनरियलाइज्ड अर्निंग्स, ये बैलेंस शीट होती है। इक्विटी, इक्विटी का मतलब है जब भी कभी शेयर होल्डर देखना चाहते हैं ना मेरा कंपनी में क्या है, तो फिर वो ये देखता है कि कंपनी में क्या क्या पड़ा हुआ है। अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं सारे सालों के प्रॉफिट्स। तो अगर बिजनेस को 4 साल हो गए ना शुरू हुए हुए, तो हमारा साल है चौथा, तो ब्रॉड डाउन से मुराद होगा 3 सालों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर डिविडेंड नहीं बांटे जा रहे, ब्रॉड डाउन से मुराद होगा 3 सालों का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 3 सालों का, अगर 4 साल होंगे बिजनेस को शुरू किए हुए, 3 सालों के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमारे साल का प्रॉफिट डाला जाएगा।
हमारे साल का प्रॉफिट कितने 1000 और रीवैल्यूएशन सरप्लस में ब्रॉड डाउन तो 0 है क्योंकि इससे पहले शायद हमने कभी कोई एसेट रीवैल्यू नहीं किया, लेकिन रीवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर इस साल सरप्लस कितना आया 180 का। क्लियर? अब मोहतरम बात बहुत आगे तक जा चुकी है, ये फिगर्स रेलेवेंट जगहों पे आके बैलेंस शीट में पार्क हो चुकी हैं। जिन्होंने इंट्रो की क्लास पढ़ी हुई है उनको याद होगा प्रॉफिट बैलेंस शीट में चला जाता था ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट के नाम से, माइनर ड्राइंग वगैरह फिर होती थी। तो ये वाला कैपिटल सारे प्रॉफिट्स कैपिटल अकाउंट में चले जाते हैं और इसको इक्विटी कहते हैं शेयर होल्डर की। अच्छा, अब मोहतरम ये जो अगला फड्डा है वो क्या है? वो ये है कि 70 रुपए है डेप्रिसिएशन, ये है एक्सपेंस और ये गया है P&L। ये किसमें गया? एक मैं नया लफ्ज आज बोलने लगा हूं, ये P&L है, ये आउटसाइड P&L है। एसओसीआई तो है ये, लेकिन ये वो जो ऑर्गेनाइजेशन अभी हमने देखी थी उसमें तो नए सफे भी ये लोग चले गए थे। इसको कहते हैं लफ्ज, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में लफ्ज लिखा हुआ है, इसे क्या कहते हैं? P&L। इसे क्या कहते हैं? आउटसाइड P&L या इन OCI, जो मर्जी नाम ले दें। तो इट इज P&L एंड इट इज आउटसाइड P&L। अब 70 की डेप्रिसिएशन तो गई P&L में और जाया भी वहीं करेगी, कोई हर्ज नहीं है। डेप्रिसिएट आपका हो गया एसेट 70 का, 70 की डेप्रिसिएशन गई P&L में, वो जाएगी यहां एडमिन या फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ सेल में, जहां भी प्लांट पड़ा हुआ है। प्लांट आमतौर पे फैक्ट्री में पड़ा होता है तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल में चली जाती है, वो छोड़े बहस, जहां जाए जहां मर्जी जाए जाएगी P&L में। 70 की डेप्रिसिएशन कहां गई? 70 की डेप्रिसिएशन कहां गई? जब 70 की डेप्रिसिएशन गई P&L में तो 70 की डेप्रिसिएशन ने प्रॉफिट्स को किया कम, 70,000 तक आते आते माइनस हो चुका है। अब ये नहीं कहिएगा 70 माइनस कराएं दोबारा, 70,000 तक आते आते क्या हो चुका है? माइनस हो चुका है। तो 70 गया P&L में, इसने अर्निंग को कम किया, इसने अर्निंग को, अब उस 70 में से 50 तो अर्निंग कम होनी थी चाहे रिवैल्यू ना होता। तो 70 में 20 रुपए भी पड़े हैं, लेकिन पड़े रहने दें, P&L को नहीं छेड़ना आपने प्लीज। 70 पूरा इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट के सवाल हम किया करेंगे, हम इधर कॉन्फिडेंस से पूरा 70 लिखा करेंगे। आप बता दें, रिटेन्ड अर्निंग ने कहा, रिटेन्ड अर्निंग ना बोलती है, जैसे आपने सुना दीवारें बोलती हैं, तो रिटेन्ड अर्निंग बोलती है, रिटेन्ड अर्निंग बोलती है। रिटेन्ड अर्निंग क्या कहती है कि भाई मेरे तक पहुंचते हुए तुम्हें 50 माइनस चाहिए था, तुमने कितना माइनस कर दिया? 70। और रिटेन्ड अर्निंग सरप्लस को आंख मार के कहती है तेरी वजह से ज्यादा डेप्रिसिएशन आई, तो जब तेरी वजह से ज्यादा डेप्रिसिएशन आई तो तू खुद इसको बर्दाश्त कर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इसको, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस 20 की डेप्रिसिएशन को बर्दाश्त करूं, तू अपना बोझ खुद ही उठा, तू अपना बोझ खुद ही उठा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इस डेप्रिसिएशन को, और तू बर्दाश्त कर इस डेप्रिसिएशन को, तू बर्दाश्त कर इस डेप्रिसिएशन को। इससे होता क्या है? प्रॉफिट तक पहुंचते हुए 20 माइनस हो चुका था, उसे 1000 में हम ऐड बैक कर देते हैं। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कितना माइनस हो चुका था? 20, उसे 1000 में क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। और जिस वजह से ये 20 आया था वो वजह थी ये वाला 180, तो 180 को कहते हैं यू शुड बियर इट योरसेल्फ, तुम खुद इस खर्चे को बर्दाश्त करो। अगर 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 आप ये बात करें कि सरप्लस की वजह से 20 आया तो यही हकीकत है, तो सरप्लस को इसे बियर करना पड़ता है। अब जरा एंट्री सोचें, आपको एक चीज पता है, ये सारे क्रेडिट नेचर के अकाउंट है, इक्विटी क्रेडिट नेचर की चीज होती है, कैपिटल क्रेडिट नेचर की चीज होती है। तो रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, ये एंट्री टीचर करवाते थे। क्या करवाते थे बोले? रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट। 20 के खर्चे को कहां डालो? सरप्लस में। और कहां डल चुका था? P&L में। इसकी वजह से किसको कम कर चुका था? रिटेन्ड अर्निंग को। रिटेन्ड अर्निंग कम हुई क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। सरप्लस कम करना चाहिए था, नहीं हुआ सरप्लस को। अच्छा, इसका और कोई हल नहीं था ना? रिटेन्ड अर्निंग असल में बाय डिफॉल्ट कम हो जाया करती थी क्योंकि डेप्रिसिएशन P&L में चली जाती थी, तो इसका और कोई हल नहीं था। रिटेन्ड अर्निंग अब कम हो गई है, वो चीख रही है मुझे क्यों कम किया, तो इसे बढ़ा दें और जिसे कम करना बनता है उससे कम कर दें। बहरहाल आप लोगों को तो डेटा प्रोग्राम चल रहा है, चलाएं। सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, चलेगा पेपर में, कोई मसला नहीं। लेकिन यार आज एक FR2 के लेवल की बात करने लगा हूं, क्योंकि कुछ लोगों के जहनों में सवाल आ रहा होगा
एक लफ्ज बोलने लगा हूं, इंशाल्लाह फाइनल अकाउंट में ज्यादा आपको क्लियर करूंगा, अल्लाह करे वो लफ्ज समझ आ जाए, अल्लाह करे। इसको ओसीआई से रूट नहीं कराना, इसको डायरेक्ट बैलेंस शीट में एंट्री करनी है। मतलब पता है क्या मतलब? ये कुछ बच्चे एफिशिएंट बन के ना इधर ही 20 माइनस करते हैं, इधर 20 माइनस नहीं करना। इन दोनों को पहले ले जाना है, अलग कमरे में ले जाओ इन दोनों को, और इनकी ठुकाई करनी है। इन दोनों को पहले ले जाना है कहां? एसोसिएशन से निकालो, एसोसिएशन से निकालो। ये दोनों लड़ रहे हैं ना, तो इधर लड़ाई हल ना करवाएं। इन दोनों को की मसला है, वो कह रहे हैं मैं नहीं वी माइनस होया है, ऐसे तो करो। अच्छा ठहरो यार, आओ जरा, आ जाओ जरा, बाहर आओ, बाहर आ गए। अब इनके मसले को हल करवाएं। तो ये बहुत बड़ी बात मैं करने लगा हूं आपसे, इसको ओसीआई ब्रैकेट में खुदा के लिए ना लिख दीजिएगा। इसको ओसीआई से रूट नहीं कराना, ये एंट्री डायरेक्ट जाके अलग जगह होती है बैलेंस शीट में। तो यहां कुछ बच्चे गलती से फिर 160 लिखाते हैं फाइनल अकाउंट के सवालों में। 160 लिखना ब्लंडर है। सरप्लस पूरा शो कराएं, फिर इन दोनों को फेंकें जहां के ये आइटम है। जब ये दोनों अपनी अपनी जगह चले जाएं तो फिर इनकी लड़ाई रिजॉल्व करवा दें। तो ये जो ब्रैकेट लगे हैं ना आज, ये ब्रैकेट हमारे आने वाले दिनों में इतने ज्यादा लगा करेंगे कि बस हो जानी है आपकी। तो ये ब्रैकेट इधर मैंने लगाया है, ये ब्रैकेट इधर मैंने नहीं लगाया। इधर कोई ब्रैकेट में उसकी नहीं लिखना। ये लड़ाई कहां हल होनी? एसओएफपी लिखने की जरूरत नहीं यार, एसओएफपी लिखने की जरूरत नहीं। ये लड़ाई एसओएफपी में हल करानी है आपने इसकी। तो ये किसकी एंट्री होगी जी? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की। ये किसकी एंट्री होगी? इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। इट्स ओवर। कौन सा साल खत्म हुआ? दूसरा साल खत्म हुआ। अब हम किस साल की तरफ मूव करेंगे? लेकिन ये नोट करना है तो कर लें। ये फिगर एज्यूम की थी मैंने, ये 70 तो एज्यूम नहीं की थी, मैंने सवाल से उठाई है। ये नोट कर लें, जरा लॉजिक याद रहे। बल्कि यार आने वाले दिनों में ना मैं आपको बताऊंगा P&L बैलेंस शीट के दरमियान एक और चीज बनती है, वहां से ये एंट्री होके जाती है। किसी को याद आ रहा हो? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। क्योंकि बैलेंस शीट में आपको पता है प्लस माइनस हम ज्यादा नहीं करते, तो इन दोनों के दरमियान एक और चीज बनाया करेंगे। इसका नाम क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अब आप वन वर्ड समरी बता दें, इस एंट्री के लॉजिक याद रहे। नंबर 1, डिप्शन कहां चार्ज हो गई? विद इन P&L। डिप्शन कहां चार्ज होगी? इसने किसको कम कर दिया? रिटेन्ड अर्निंग को कम कर दिया। 1000 जाकर रिटेन्ड अर्निंग बननी है ना, इसने किसको कम कर दिया? करना किसे चाहिए था? रिवैल्यूएशन सरप्लस को। तो सरप्लस को कम कर दें, रिटेन्ड अर्निंग को वापस बढ़ा दें। जो 20 माइनस हो गया 1000 तक उस ऐड कर दें जी। क्या? नहीं, कैश फ्लो में अगर आप रिटेन्ड अर्निंग का अकाउंट बनाते होगे तो रिटेन्ड अर्निंग ब्रॉट डाउन आता होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता होगा, और यहाँ रिवैल्यूएशन सरप्लस आता होगा। और अगर नहीं आता था तो वो सवाल ला के दिखाओ जिसमें वो गिवन था और नहीं आया था। ये मेरा आपको कर लो बात। अब आप अपने बंदे ले आओ, मैं अकेला। अच्छा जी नहीं ज्यादा हो गई, अगला साल शुरू करते हैं जी। कौन सा साल मुकम्मल हुआ? 3/2000। आपके स्टूडेंट्स काउंट करने आते हैं ना सर, ये काजी को 2 दफा गिना करें, ये इससे डबल फीस ले। अरे नहीं, अच्छा बच्चा है, अच्छा थोड़ा बता जरा क्लास को साता रहता। अच्छा इट्स ओवर नाउ। 3/12 का साल क्या हो गया? खत्म हो गया। अब मैं ब्लू मार्कर को ओवर करता हूं, ब्लैक मार्कर से शुरू करता हूं। नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स 30 जून 13 का साल। लेकिन 30 जून 13 के साल के पहले दिन बीवी की जान ले लें। एसेट किस पे चला गया? 320 पे। ओके। यकम जुलाई 2012, बिल्कुल एक दिन बाद रिवैल्यू करने। यकम जुलाई 12 अगला साल शुरू हो गया। बता दें जी रिवैल्यूड अमाउंट। रिवैल्यूड अमाउंट कितनी? आप फील करें, देखें बीवी नीचे जा रही है। 560 से 320 पे चली गई। यकम जुलाई 12, वही वाला काम दोबारा सारा। रिवैल्यूएशन लॉ में रिवैल्यूएशन पूरा लिखते हैं, कुछ लोग रेवोल्यूशनरी लॉस समझते हैं। रिवैल्यूएशन लॉस। यार ये कितना बीवी ऊपर गई या कितना बीवी नीचे गई, ये बैलेंसिंग निकालते हैं। एक बार याद रखिएगा। क्लियर? 240। लेकिन नेगेटिव साइन लगाना है भाई, यहां पे नेगेटिव साइन लगाना है।
यार लेवल है यार, खड़े हो जा यार, तू ये मुझे भी तूने सिखाना है, खड़े हो खड़े हो। हाँ, ये कैसे डाला रुमाल अंदर? ये रुमाल है क्या? ये बाय डिफॉल्ट था? अच्छा अच्छा जी, तो बता दें जी एसेट कितने से कम हो गया? 240 से कम हो गया। अच्छा, अब ना इसको कहते हैं फोरसीन लॉस। क्या कहते हैं? फोरसीन लॉसेस पी एंड एल में डालने की इजाजत है। अगली बात मैं कर देता हूं, जो आपको इस वक्त आ रही है वो छोड़ें। फोरसीन लॉसेस पी एंड एल में डालने की इजाजत है। क्यों डालने की इजाजत है? प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है फोरसीन गेन्स पी एंड एल से आउटसाइड रखो, फोरसीन गेन्स पी एंड एल से आउटसाइड रखो, लेकिन फोरसीन लॉसेस पी एंड एल में डाल दो। ये है फोरसीन लॉस जो आ सकता है, इस लॉस को पी एंड एल में डाल दें। लेकिन यार अजीब सी बात होगी कि पी एंड एल में नुकसान नजर आ रहा हो और उधर बैलेंस शीट में 160 तो नजर आता रहेगा, फिर क्योंकि बैलेंस शीट तो ब्रॉड डाउन कैरी डाउन ऐसे ही चलता रहेगा। पी एंड एल में नुकसान नजर आ रहा हो और बैलेंस शीट में इसी एसेट का क्या नजर आ रहा हो? फायदा। तो ये एक अजीब सी बात होगी, मिसमैचिंग सी हो जाएगी कि पी एंड एल शो कर रहा होगा गम और ओसीआई सरप्लस का बैलेंस शो कर रहा होगा खुशी। तो ऐसा करते हैं मोहतरम, आपको पता है वैसे यार, ये तो एक जिंदगी की तल्ख हकीकत की बात कर रहा हूं। जब कभी जिंदगी में गम आते हैं ना तो खुशियां पहले खत्म होती हैं। जिंदगी में गम आते हैं तो जो खुशी चढ़ी भी हो ना, वो गम अगर गमा हो ना तो वो खुशी, छोटी सी खुशी का वो लेवल क्या होगा छोटे वाला, खुशी को और कैसे खुशी करें। तो गम जो है खुशी को पहले खाएगा, लेकिन अगर गमा हुआ और खुशी को खा के भी इसका पेट ना भरा तो फिर गम को ले जाएंगे पी एंड एल में। तो इसको इस्तेमाल करें आप हमारी खुशियों के खाने के लिए। सारी खुशियां हमारी खा गया जालिम, फिर भी बचा हुआ है बैलेंसिंग। ये कितना आ गया? ये भी गम है, ये भी गम है। एज ऑन गम कितने हैं अभी तक? 80 के। यस मैन, यू आर राइट एंड आई एम एट लेफ्ट। जी बताएं कितना गम है? 240। पहले किसमें इस्तेमाल करें? खुशी को खाने में। खुशी खा ली, बाकी गम बैलेंसिंग आ गया। कोई बंदा हमें 160 दे के जाए, हमारे पास पहले भी तो पैसे पड़े होंगे ना। कोई बंदा हमें 160 दे के जाए और कोई आके 240 छीन ले, तो वो वाले 160 भी चले गए और जो हमारे पड़े हुए थे वो भी चले गए। ओके, क्या करेंगे? बंदे को गायब कर देंगे। अच्छा, अब जी एसेट को क्या करना है? रीवैल्यू क्यों कर रहे हैं? हाँ, एंट्री करनी है रीवैल्यू की, वो कर लेते हैं। अगर वो बोले आपने, वो कर लेते हैं। एसेट को आगे डेप्रिशिएट करना है लेकिन रीवैल्यू कर लेते हैं। चलें जी, करवाएं जी रीवैल्यू। यार ये तो आप देखें ना, ये तो व्हाइट बोर्ड का लेवल ही होगा। आप तो रजिस्टर पे इसके नीचे नोट कर रहे होंगे, मैं इससे सी एंट्री यहाँ नोट करूंगा, 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 और क्लास के एंड पे पीआईसी लेने की इजाजत होगी। ईयर एंड 30/2000। यार ये ना, ये साल सही करवा लो पहले एक दफा, ये 30/12/13 क्या होते हैं। तो यकम जुलाई 12, 30/13 शुरू हो चुका हुआ है। अच्छा, यकम जुलाई 12। पहले एसेट को करें वार्म अप। वार्म अप करने का ये तरीका होता है कि अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन में फिलहाल जितना बैलेंस पड़ा हुआ है उसे खत्म कर दें। वार्म अप करने का क्या तरीका होता है? अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन में फिलहाल जितना बैलेंस पड़ा हुआ है उसे खत्म कर दें। मुझे ये बताएं कि अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन में ये 50 पड़ा था, ये तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब आप ये नहीं कह सकते अकम्युलेशन में 50 पड़ा हुआ है। तो अकम्युलेशन में 50 पड़ा था, डाला था, अकम्युलेशन क्रेडिट नेचर का काउंट होता है। 50 डाला था, 50 गायब हो गया है। अब पढ़ाई कितना है? 1 साल का डेप्रिसिएशन पड़ी है, क्योंकि पिछले साल की हम फारिग कर चुके हैं। तो पड़ी कितनी से डेप्रिसिएशन है? 70। एंट्रीज ऑफिसर्स यही करनी है, इसे कहते हैं नेट रिप्लेसमेंट मेथड। एसेट को नेट बुक वैल्यू पे लाने लगे हैं। अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और प्लांट क्रेडिट कितने से? 70 से। अच्छा, अब ये जो एंट्री है ना अगली वाली, ये बड़ी आसान है। अगली एंट्री क्यों आसान है? अगली एंट्री मोहतरम इसलिए आसान है
कि आपने ऊपर वाले आइटम्स देखने हैं और इसके साथ साइन देखने हैं. एसेट क्रेडिट, एसेट क्रेडिट, सरप्लस डेबिट, खुशी डेबिट, सरप्लस डेबिट, P&L डेबिट, डेबिट नुकसान है, P&L डेबिट, डेबिट नुकसान है. तो ये एंट्री बड़ी आसान है. एसेट क्रेडिट, सरप्लस डेबिट, P&L डेबिट. यकम जुलाई 12 उसी दिन खड़े होके जिस दिन वार्म अप किया जी. एसेट क्रेडिट 240 से, प्लांट क्रेडिट कितने से जी? 240 से. नेक्स्ट सरप्लस डेबिट कितने से? रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट. और P&L डेबिट. अगर ये पैटर्न आ जाए ना तो जनरल एंट्रीज बड़ी जल्दी हो जाती हैं. P&L डेबिट. अच्छा मोहतरम, एक चीज मैं ग्रीन मार्कर से लिखने लगा हूं तो ये डायरेक्शन चढ़ी हुई है, सफर कर जा. OCI यार, ये वो सरप्लस डेबिट रिटर्निंग क्रेडिट वाली एंट्री नहीं है, ये OCI में लॉस है. और ये OCI का लॉस जरा आप देखिएगा. अल्लाह अकबर. अच्छा जी, क्या हुआ था सर? तो ये 2000 कौन सा है? 2000 ये 2000 कौन सा था? 12. और ये 2013. 13 में रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं आ रहा, 13 में रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है. कितना? अभी वो ऑर्गेनाइजेशन थी, उधर भी मैंने OCI का लॉस आपको दिखाया था. कितना लॉस? 160. तो अगर पेपर में SOCI के एक्सट्रैक्ट्स आ जाए, हाँ डेप्रिसिएशन तो इस साल की निकाल लेते हैं, वो पता नहीं कितनी होगी, तो ये 160 आएगा. लेकिन बैलेंस शीट में अभी नहीं बनवा रहा आपको, बैलेंस शीट में कुछ मसले मसाइल हैं, वो आने वाले दिनों में फाइनल अकाउंट में देखेंगे. लेकिन OCI के प्रेजेंटेशन साथ साथ देखते रहे. किस साल की? 2013 की. अब आपके पास अगर इधर जगह तो इधर बना लें, वरना 12 की जगह 13 के इधर जगह तो इधर लिख लें, वो आपकी मर्जी है, आपने जहां भी ये नोट किया हुआ है. तो 13 में कितना लॉस आया जी? 160 का. रिमोट क्या? नहीं अभी मैं एक्सट्रैक्ट्स नहीं बना रहा, वो छोड़ो, ज्यादा लंबी बात हो जाएगी. ये P&L अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा अगर आप वो लेके जाना चाहो. वो जो रिवैल्यूएशन लॉस आया है कितना? 80 का. ये रिवैल्यूएशन लॉस है, नोट करने तो कर लें, साइड पे मैं भी जाना नहीं चाह रहा था. तो ये रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है 80 का, तो ये वाला है, कर लें नोट करना है तो. अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस एक लाइन होती है, वहां चला जाता है. ये रिवैल्यूएशन लॉस है. किधर है भाई रिमोट? किधर इसका गया प्रोजेक्टर का? कह दो बेबी बगल में, टीचर शहर में. ओके चलें जी आगे. अब हम किस साल की तरफ मूव करें? उसी साल में रहें और डेप्रिसिएशन निकाल लें. उसी साल में रहें और डेप्रिसिएशन निकाल लें. लेकिन डेप्रिसिएशन के लिए मैंने आपको एक मशवरा दिया हुआ कि डेप्रिसिएशन के सामने ना डेट नहीं लिखनी. डेट लिखे बगैर रिमेनिंग लाइफ पहले सोच लेनी है. किस प्राइस को मैं खत्म करना चाह रहा हूं? अब बता दें जी, किस प्राइस को खत्म करना चाह रहा हूं? एक्सेलेंट, 320 को. ये प्राइस किस दिन नजर आ रही है? 1 जुलाई 12 को. ये जरा मेरी दोनों उंगलियों के दरमियान बताएं कितने साल एसेट इस्तेमाल हो चुका है? 2 साल. और कितने रह गए? ये रटा रुटा नहीं माना कि रशीद ऐसे 9 लिखा सी 8 मेरी वालों. इस तरह देखा करना है, क्योंकि ये आने वाले 2-3 टॉपिक्स नए आपने पढ़ने हैं, उनकी ये बेस बन रही है. डेप्रिसिएशन के सामने डेट फिलहाल नहीं डालनी और रिमेनिंग लाइफ सोचते हुए. अब रिमेनिंग लाइफ बता दें किस प्राइस को खत्म करना है? कितने साल गुजर चुके? 2. कितने रह गए? 8. बताएं जी. 320 डिवाइडेड बाय 8. 320 डिवाइडेड बाय 8 दैट कम्स टू 40. अच्छा मुझे ये बताएं कि डेप्रिसिएशन में आम हालात में कितनी आ रही थी? 50.
और खास हालात में, और ये भी खास हालात हैं, कितनी आ रही है 40। इस डेप्रिसिएशन में महंगापन कितना था 20 का। इस डेप्रिसिएशन में महंगापन कितना था 20 का। इस डेप्रिसिएशन में सस्तापन, इस डेप्रिसिएशन में सस्तापन पन 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 सस्तापन कितना है 10 का सस्तापन है। ये जो 10 की फिगर है ना, इस पे चेक कर लेते हैं। 10 की फिगर जैसे हमने इधर किया था ना, 160 को डिवाइड किया था, तो इधर हाँ 180 को जैसे डिवाइड किया था, तो ऐसे ही रिवैल्यूड अमाउंट के सामने ये 80 पड़ा है। 320 को 8 से डिवाइड किया, इसी तरह 80 को 8 से डिवाइड करें, 10 आ गया। अब मोहतरम ये 10 सस्तापन है, तो इसको मैं पॉजिटिव करके शो कर रहा हूं। इतना एक तरह का मुझे फायदा आ रहा है। क्या फायदा आ रहा है बोल रहे हैं, क्या फायदा आ रहा है? डिफरेंट कम रिकॉर्ड हो रही है, डिफरेंट कम रिकॉर्ड हो रही है, तो इसलिए इसको पॉजिटिव 10 के साथ शो करते हैं। इससे ज्यादा इसके ऊपर कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मोहतरम मुझे ये बताएं कि 40 की और 10 की एंट्री किस दिन होगी? 30 जून 2013 को। इससे पहले कि मैं WDV निकालूं, पहले जनरल एंट्रीज कर लेता हूं। आमने सामने एंट्रीज करें। 30 जून 13 जी बोलें। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंट डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 70 देख के 40 को कह रहा होगा बेचारा, इसमें महंगापन नहीं है। आम हालात में कितना आती थी? खास हालात में 70, और खासुल खास हालात में सिर्फ कितनी डेप्रिसिएशन आई 40। इसमें सस्तापन कितना? 10 का सस्तापन। यार ये जो 10 है ना, इसकी जनरल एंट्री नहीं होती। इस 10 की ना जनरल एंट्री नहीं होती। इसकी वजह जरा देखिएगा, इसकी वजह देखिएगा। इसकी वजह क्या? इसकी वजह ना इलामा इकबाल ने ही बता दी थी। और डेप्रिसिएशन कितनी है 40। तो आई एम स्टैंडिंग इन 2013, आई एम स्टैंडिंग इन 2000। उसमें मैं कोई चीज समझाने लगता हूँ, मुझे इसकी शर्ट नजर आ जाती है, नो थैंक्स, तो मुझे भी समझाया नहीं जाता आगे। पता नहीं उसका इसके ऊपर कुछ पहन के आया। अच्छा, तो डेप्रिसिएशन जो है वो हजरात कितनी आई है बोलें 40। असल में ये डेप्रिसिएशन किस वजह से आई है कि इस साल हमारा एसेट पे क्या हो गया? नुकसान। और नुकसान को मैंने कहां डाला? आउटसाइड P&L, इनसाइड P&L। जब मैंने नुकसान को डाला इनसाइड P&L, तो इनसाइड P&L गया नुकसान, और डेप्रिसिएशन भी कहां चली गई? इनसाइड P&L। अब आउटसाइड P&L कुछ है ही नहीं, तो रिटेन अर्निंग किससे लड़े? आउटसाइड और रिटेन अर्निंग में आप शायद कहते हैं कोई मसला हुआ, रिटेन अर्निंग इतनी आनी चाहिए थी, इतनी आ रही है, लेकिन लड़े किससे? दोनों मसले कहां पड़े हुए हैं? बस इससे ज्यादा मैं इस पे बात नहीं करूंगा, फायदा नहीं होगा, इससे टाइम जाया होगा। तो दोबारा सुन लें शेख, डेप्रिसिएशन कितनी है जी 40। ये कहां गई? इनसाइड P&L। नुकसान कितना आया 80, वो भी कहां गया? इनसाइड P&L। तो जब नुकसान भी इनसाइड P&L गया, डेप्रिसिएशन भी इनसाइड P&L गई, तो इसलिए रिटेन अर्निंग अगर कोई परेशानी है इसको, तो सारी परेशानी ही इसके अंदर ही पड़ी हुई है, इसलिए इससे ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है। चलो आ जाओ इधर। तो इसको ना जरा हार्ड टू क्रंच है, ऐसे कर लो, चला गया ना, बस इसको इसी तरह आप एब्जॉर्ब कर लें। पानी पिलाओ यार, फंस गया तो पानी पिलाओ। तो ना इसके साथ ना क्रॉस लगा दें, ये करना जरूर है, ये करना जरूर है, लेकिन इसके साथ क्रॉस लगा दें रेड मार्कर से। जनरल एंट्रीज की कोई नहीं होगी। इसमें ना काफी लंबी बात हो जाती थी, एक दो क्लासों में मैं करता भी था, लेकिन फायदा कोई नहीं होता था इन द एंड, वो बातें होते फिर याद नहीं रहती। अच्छा जी, तो बता दें सिर्फ जब डेप्रिसिएशन में क्या होगा? महंगापन, तो एंट्री करनी है ये। जब कभी डेप्रिसिएशन में सस्तापन हो तो ये एंट्री। अब बच्चे पूछें फिर ये +10 क्यों लिख रहे हैं? इसकी वजह मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं कि मैं लिख क्यों रहा हूं। जब जनरल एंट्री नहीं करनी तो लिख क्यों रहा हूं, उसकी वजह डिस्कस करते हैं। क्लोज करें जी हमारा साल, बोलें जी WDV 2। इससे ज्यादा वजह नहीं छोड़नी, सोचो यार, छोड़ो कितना आ गया 70। अब जी देखते हैं बीवी के साथ 1 जुलाई दो, ओ शीज ऑन स्काई, बुक वैल्यूज ऑन स्काईज नाउ। कितनी है जी? चांद पे पहुंच गई। कितना? 600। 1 जुलाई 13।
आपने बताया नहीं, ब्लू मार्कर सर पकड़ लें, बताया नहीं। यकम जुलाई 13 जी। बीवी कितनी है? 280। कहां पहुंचाना है इसको? 600। आप बता दें जी, यकम जुलाई। यार रुक जा, नहीं पहुंचाने थे यार उसको, तुझे क्या मसला है? उसका अपना सवाल, तेरा अपना सवाल। अच्छा जी, जी बोलें। रीवैल्यूएशन, सरप्लस, बैलेंसिंग, खुशियां, खुशियां, बीवी ने खुशियां प्रोवाइड कर दी, आसानों में चली गई। अच्छा बोलें जी, बोलें बोलें। 320। अच्छा, जिंदगी के किसी मोड़ पे खुशी आ जाए और गमी थोड़ी सी कहीं पड़ी उस साइड पे, तो क्या करें? खुशियों को रिकॉर्ड कर दें या पहले गमों को खत्म करें? पहले गमों को क्या करें? खत्म करें। तो गम कितना पड़ा हुआ है? 70। इसको ना यार, मुझे भी जवाब आता है। इसको खत्म करें 320 को। 320 को किस में इस्तेमाल करें? खुशी को। अब कहानी तो बदल गई ना, अब कहानी बदल गई, अल्लाह जज़ाए खैर दे बीवी को, अब कहानी बदल गई। तो अब 320 वाली खुशी किस में इस्तेमाल होगी? गम को खाने में, गम को खाने में, यानी खुशी को इधर ले जाएं थोड़ा सा, 0। और बाकी जो खुशी आई है उसे कहां डाल दें? अनरियलाइज्ड खुशी, अनरियलाइज्ड खुशी। ठीक है, तो अनरियलाइज्ड खुशी का एज ऑन बैलेंस 250। ओके, आगे चलाएं जी। आगे क्या करना है? डेप्रिसिएशन। लेकिन जो दो जनरल एंट्रीज कर लें। ईयर एंडेड 30/2014, ईयर एंडेड 30/2014। बताएं जी, ये एंट्री मारूं या फिर मैं पहले वार्म अप कर लूं? आप बता दें जी, अकोमोडेशन कितनी पड़ी हुई है किताबों में? किसे क्या कर दें? खत्म भाई करें, खत्म कर दें, फारग करें। यकम जुलाई, देखिए मैं होश में हूं, 30/14 और पहला दिन यकम जुलाई 13। हाँ कह रहे हैं यस सर आप होश में। ओके, अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांटा 40 और यकम जुलाई 13। ये एंट्री जरा आपने मेरे साथ साथ बोलनी है। प्लांट डेबिट 320, सरप्लस क्रेडिट, इस पे नहीं सोचना घर में, इस 10 पे प्लीज, सरप्लस क्रेडिट। अब वो ग्रीन मार्कर पकड़ने का टाइम नहीं है मेरे पास। 250 और P&L क्रेडिट कितने से? 70। रिवैल्यूएशन गेन जिसे आप कह सकते हैं। इन द एंड डेप्रिसिएशन के सामने डेट डाले बगैर सोचें कि इस प्राइस को खत्म करना है। कितने साल हो चुके हैं? 3 साल हो चुके हैं। तो बकाया जी बोलें। 600 डिवाइड बाय 7 85.7। चलो 86 जाने दो, 86 राउंड कर दें। इसमें महंगापन जुबानी बताएं, जुबानी 50 आम हालात वाला 86 ये, इसमें महंगापन 36 इसमें महंगापन आ गया। क्लियर? अब जब 36 इसके अंदर महंगापन आया तो हजरात सोच लें कि ये 36 कैसे चेक हो सकता है? 250 डिवाइडेड बाय 7। WDVs की वैसे मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि इससे एंट्रीज नहीं करनी, छोड़ने पड़े। 86 की एंट्री यही वाली क्या? डेप्रिसिएशन डेबिट कितने से और रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, इधर ब्रैकेट में उससे ना लिखिएगा 36। अच्छा ठीक है, तस्वीर जरूर लें आप, जाते जाते एक चीज ऑब्जर्व करें। आम हालात डेप्रिसिएशन तो 70 में कितना ज्यादा था? 40 में कितना कम था? उसकी एंट्री नहीं। 86 में कितना ज्यादा था? तो 36 की एंट्री बनेगी। क्लियर? अब आप कैमरा इधर ही रखो, मैं 1 मिनट में IS 16 ढूंढ के जो किताब का पहला चैप्टर है उसमें से कोई सवाल होमवर्क के लिए देख दूं ताकि ये रिवैल्यूएशन आपकी जरा रिवाइज हो जाए। अल्लाह करे कोई ऐसा आसान सा सवाल मिल जाए। जी मोहतरम, पेज 9 पे क्वेश्चन 1 आपका होमवर्क है। पेज 9 पर क्वेश्चन नंबर 1
किताब का पेज नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1 IS 16 में ये होमवर्क है, इस सवाल पे 15-20 मिनट लगा लीजिएगा। ओवर।